तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट चल रहा है क्या, पी ब्लॉक के तत्व। और इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो है नाइट्रोजन फैमिली। ओके, आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में हमें केवल नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनके नेम, उनका फॉर्मूला और उनसे रिलेटेड कुछ जो प्रमुख भौतिक गुण हैं वो और स्ट्रक्चर, केवल इन्हीं का डिस्कशन करना है, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस हैं, ये सब हटा दिए गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ऑक्साइड है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस इसी को बोलते हैं। एक अच्छा निश्चेतक भी है, समझ गए ना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला निश्चेतक भी है ये। और N2O, तो ये एक रंगहीन उदासीन प्रतिचुंबकीय ऑक्साइड है बच्चों। मतलब ये है कि एक तो उदासीन है, ना तो अम्ल से क्रिया करता है ना क्षार से, है ना, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय ऑक्साइड। ओके, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है। हालांकि इसमें रेजोनेंस होता है, तो हमें रेजोनेंस में आप देखोगे वो ऐसे बना दिखेगा आपको, मतलब यहां पर एक बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इस तरह से ये है नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो ये भी एक रंगहीन अनुचुंबकीय है, लेकिन यहां पर देखो ये अनुचुंबकीय है, ठीक है, और उदासीन, ये भी उदासीन ऑक्साइड है, ना तो एसिड से रिएक्शन करता है ना बेस से। अनुचुंबकीय क्यों है बच्चों, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन में ये एक और इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ये वाला, ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है, अनुचुंबकीय है। अगर रेजोनेंस शो करेगा तो ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन रहेगा जरूर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसी के कारण ये अनुचुंबकीय है और कैसा है, उदासीन। तीसरा जो ऑक्साइड है वो है N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ये एक नीले रंग का ठोस है, अम्लीय ऑक्साइड है, प्रतिचुंबकीय होता है, क्योंकि इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है N डबल बॉन्ड N, है ना, और इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड O एक कोऑर्डिनेट है ऑक्सीजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ये लोन पेयर इसमें बचा हुआ है, इसमें लोन पेयर नहीं है। ये वो ऑक्साइड है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, और एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड किसमें है बच्चों, N2O में। एक क्वेश्चन तो यही होता है कि कौन से ऑक्साइड हैं इनमें से नाइट्रोजन के जिनमें N बॉन्ड है। तो एक तो हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, एक है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। फिर हम आ जाते हैं N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। एक्चुअली ये NO2 का डाइमर है। NO2 अनुचुंबकी भूरे रंग की गैस होती है और अम्लीय होती है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे NO2 का तो आपको ऐसा दिखेगा। तो इसमें भी एक और इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा है, अनुचुंबकीय, भूरे रंग की गैस होती है, लेकिन जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये डाइमेराइज्ड हो जाता है, तब ये फिर प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो NO2 जब जुड़ेंगे तो वो बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं। तो N2O4 हो या NO2 दोनों जो है कैसे हैं, अम्लीय ऑक्साइड है। NO2 भूरे रंग की गैस है, जबकि N2O4 रंगहीन है, क्योंकि अब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एक्साइटेड हो जिससे इसका कोई रंग आए। और इसका स्ट्रक्चर में भी आप देखो दो नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इस तरह से ये भी एक ऐसा ऑक्साइड है जहां नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है। जरा सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे फिर ब्रेक हो जाता है। ओके, फिर है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये बहुत ही अधिक अम्लीय, रंगहीन ठोस और प्रतिचुंबकीय होता है, क्योंकि इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें NON बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ गए ना। तो इस तरह से अगर हम देखें कि N और N बंध युक्त ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो वो है N2O, N2O3, N2O4। अम्लीयता अगर आपसे पूछे तो हम जानते हैं अम्लीयता समानुपाती होती है केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था,
तो N2O3, N2O4, N2O5 तक लगातार अम्लीयता बढ़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है। ओके, तो इतने पॉइंट्स आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में याद रखने हैं, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब देखो बच्चों, नाइट्रिक एसिड डिटेल में तो है नहीं, क्योंकि हटा दिया गया है, इसके बनाने की विधि है ना, इसके बहुत सारे रासायनिक गुण, लेकिन जो काम के हैं, जो कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं, मैंने वो डिस्कस कर दिए हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड की जिंक और कॉपर से क्रिया का क्वेश्चन आया है कई बार, तो इसमें दो अलग अलग क्रियाएं हैं। पहला है तनु HNO3 के साथ, तो तनु HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ जब कॉपर हो या जिंक, पहला स्टेप तो दोनों में सेम है, कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके ये बनाता है क्यूप्रिक नाइट्रेट और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। ये हाइड्रोजन इसी नाइट्रिक एसिड को ही क्या कर देती है, रिड्यूस करके और बना देती है 2NO+4H2, मतलब NO+H2। तो देखो पहले आप HNO3 लिखो और H लिख के NO बना दो और H2O, फिर बैलेंस्ड करो। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन 2 हो गए, तो हम 2NO निकाल लें। हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन देखो 6 थे, जिनमें से 2 निकल गए तो 4 बचे, तो 4H2O लगा दो। अब हाइड्रोजन 2 तो नाइट्रिक एसिड से मिल रहे हैं आपको 6 और चाहिए, तो मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट स्टेप को, फिर दोनों को आप जोड़ दो। इस तरह से आपके पास इक्वेशन बना 3Cu + 8HNO3 गिव्स 3CuNO3 + 2NO + 4H2। अब हम आते हैं जिंक के साथ डाइल्यूट की क्या रिएक्शन है। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कॉपर के साथ है, लेकिन दूसरे स्टेप में HNO3 और H रिएक्शन करके N2O में चेंज हो जाते हैं। तो यहां देखो 2 नाइट्रोजन चाहिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गए आपके पास 6 ऑक्सीजन, जिनमें से एक यहां आपने निकाल दिया N2O के साथ। तो आपको चाहिए 5 ऑक्सीजन निकालने हैं, तो 5H2O लिख दो। अब हो गए आपके पास 10 हाइड्रोजन, जिनमें से 2 तो यहां मिल रहे हैं हमें HNO3 से, हमें 8 और चाहिए, तो हम यहां मल्टीप्लाई कर दें 4, फिर ऐड कर दो इक्वेशन को। तो आपका फाइनल इक्वेशन आ गया 4Zn + 10HNO3, तो बना 4ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O + 5H2। क्योंकि जिंक अच्छा रिड्यूसर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा N जो नाइट्रोजन है नाइट्रिक एसिड का, उसको नाइट्रोजन N2O में चेंज कर देता है, और जबकि इसमें NO में ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर 2+ है, यहाँ नाइट्रोजन 1+ में आ गया। क्यों? क्योंकि कॉपर से अच्छा रिड्यूसर है जिंक। अब हम आ जाते हैं सांद्र के साथ। तो ये ध्यान रखें कि सांद्र के साथ चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो, बिल्कुल सेम रिएक्शन, इसलिए मैंने यहाँ M कर दिया है, मतलब आप चाहे यहाँ कॉपर रख दो चाहे जिंक। पहला स्टेप तो वही है जो ऊपर है, दूसरे स्टेप में HNO3 और H एक दूसरे से रिएक्शन करके बनाते हैं NO2 और +H2, तो 2NO2 कर दिया मैंने। तो यहां पर आप देखें 4 ऑक्सीजन निकल गए, 2 ऑक्सीजन और बचे, उनको हमें H2O के फॉर्म में निकालना है, तो यहां लिखते हैं 2H2। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बन गया। तो नाइट्रिक एसिड की अगर कॉन्सेंट्रेट के साथ है कॉपर और जिंक की, तो सेम एक ही ध्यान रखना है, NO2 बनता है, और डाइल्यूट के साथ है तो ये बनता है। बात क्लियर है यहाँ तक? कुछ धातु हैं जैसे कि Fe, Pt, Al, CO, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल से निष्क्रियता दर्शाती है बच्चों। मतलब अगर इनको नाइट्रिक एसिड में रख दें, सांद्र नाइट्रिक एसिड में, तो इनकी सरफेस पर एक थिन लेयर बनती है ऑक्साइड की, जो इन धातुओं के आगे रिएक्शन को रोक देती है, इसे बोलते हैं पैसिविटी। तो ये बहुत ही, एल्यूमिनियम में भी ये प्रॉपर्टी है, समझ गए ना? कौन दर्शाता है? एल्यूमिनियम में भी है ये, है ना, और भी कई मिल जाएंगे, लेकिन मैन इनको याद रखें। फिर आते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो देखो बच्चों, ब्राउन रिंग टेस्ट आप पढ़ोगे अम्लीय मूलकों का परीक्षण में, सांद्र अम्लीय मूलक जिसमें आता है NO3 1-। तो इसका ठीक है गुणात्मक विश्लेषण ब्राउन रिंग टेस्ट में किया जाता है। तो अगर हम कोई सॉल्ट लें जिसमें नाइट्रेट ग्रुप, जैसे KNO3 ले लें, और उसमें ताजा फेरस सल्फेट मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? फेरस सल्फेट, और यहां मिलाया जाता है सांद्र H2SO4। तो पहले तो सांद्र H2SO4 फेरस को फेरिक में चेंज कर देता है, और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकले फेरस आयन से, वो NO3 1- को NO में रिड्यूस कर देता है। समझ गए ना? तो कुल मिला के यहां अगर आप देखो NO3 1-
कितना है यहाँ पर 5+, ठीक है। और हमें चाहिए, इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ 3 कर दें। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये कितना हो गया है 2+। तो यहाँ से यहाँ जाने पर 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन है। तो देखो आप Fe2+ से Fe3+ में 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ये बनती है NO गैस। बाद में NO और FeSO4 मिलके FeSO4 इंटू NO नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, या इसका फॉर्मूला कई बार ऐसा लिखा होता है FeH2 5NOSO4। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये ब्राउन रिंग का होता है, इसलिए एक रिंग सी बनी दिखाई देती है टेस्ट ट्यूब में, ब्राउन रिंग टेस्ट। एक बार पूछा गया है कि इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहाँ देखें NO जब जुड़ता है तो Fe को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे उसकी 2+ से 1+ हो गई। तो यहाँ पर 1+ बढ़ गई, तो रहेगी तो दोनों 2+ ही अंदर, इसलिए बाहर जोड़ दिया गया है -2। तो एक तो ये है ब्राउन रिंग टेस्ट में बनने वाले कंपाउंड का फॉर्मूला याद रखना है, ये है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर देखो फास्फोरस के बारे में आ जाए। फास्फोरस जो होता है इसके अपरूप पूछे गए हैं। तो देखो फास्फोरस 3 अपरूप बनाता है। पहला है सफेद फास्फोरस, पीला फास्फोरस, क्योंकि सफेद फास्फोरस हल्का सा सरफेस पे लाल हो जाता है, लाल फास्फोरस में बदल जाता है, और लाल और सफेद मिलकर वो पीला दिखने लगता है। ये अत्यधिक सक्रिय रूप है और प्रकृति में फास्फोरस इसी रूप में मिलता है, P4 आणविक रूप में मिलता है, जल में एबले है किंतु CS2 में विलय होता है, और बहुत ही अधिक विषैला भी है, ठीक है, बहुत अधिक सक्रिय है। आपको मैं पहले बता चुका हूं, फास्फोरस में P4 में बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा डेविएट है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। और केमिल्यूमिनेसेंस, ठीक है, या रासायनिक संदीप्ति बोलते हैं फास्फोरेसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस, ठीक है, एक प्रकार की चमक दर्शाता है, मतलब चमकने लगता है। अगर इसे खुले वातावरण में रखें तो फास्फोरस चमकता है, इसको बोलते हैं फास्फोरेसेंस। जिससे, ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरस खुला रखने पर तुरंत ऑक्सीडाइज होने लगता है और एक चमक निकलती है, एनर्जी निकलती है। दूसरा है लाल फास्फोरस। तो सफेद फास्फोरस को लगभग 573 केल्विन ताप पर निष्क्रिय वातावरण में रखा जाए तो ये इस तरह से लाल फास्फोरस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक नहीं है, लेकिन ये इसी लाल फास्फोरस बनाता है, सफेद फास्फोरस से बनता है। रासायनिक रूप से निष्क्रिय, मतलब उतना सक्रिय नहीं है जितना कि सफेद फास्फोरस। जल में और CS2 में एबले है और इसमें किसी प्रकार की केमिल्यूमिनेसेंस नहीं मिलता, मतलब ये वो चमक उत्पन्न नहीं करता वातावरण में रखने से, ठीक है। तीसरा है ब्लैक फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस को जब इस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो अल्फा ब्लैक बनता है, और व्हाइट फास्फोरस को जब इस टेम्परेचर 473 पर तो बीटा ब्लैक बनता है। दोनों निष्क्रिय है तथा ग्रेफाइट के समान चमक रखते हैं। इनमें भी वही है, केमिल्यूमिनेसेंस नहीं होता, जल में CS2 में एबले। तो अगर हम तीनों की स्ट्रक्चर देखें तो ये है P4 का स्ट्रक्चर, मतलब व्हाइट फास्फोरस। ये है रेड फास्फोरस। जब व्हाइट फास्फोरस किस तरह से चतुष्फल की यूनिट एक दूसरे से जुड़ती जाती है तो चेन बन जाती है, वही कहलाता है रेड फास्फोरस। और ये है ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर मिलता है इसका, तो ये है ब्लैक फास्फोरस। एक चीज पूछ ली जाती है बच्चों, होल्म्स सिग्नल, ठीक है, ये क्या होता है? तो ये बता दूं, होल्म्स सिग्नल एक्चुअली क्या होता है कि जब Ca C2 और, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 जब इनको हाइड्रोलाइज या इनमें पानी मिलता है ना तो बनता है C2H2 प्लस PH3, ठीक है, 2 मूल्य बन गया, बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चेंज हो जाता है PH4 माइनस, ठीक है, और इस तरह से PH2 प्लस। तो ये और ये जो है ना, जब जलते हैं स्वतः जलन होने लगता है, मतलब स्वतः जलते हैं, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम जो है फॉस्फाइड और कार्बाइड दोनों के डिब्बे में भर के और समुद्र में डाल दिया जाता है, ये पानी में डाल दिया जाता है, तो एकदम से लाल रंग का प्रकाश स्वतः जलता है और लाल जो है लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसका उपयोग सिग्नल की तरह किया जाता है।
तो ये समुद्री जहाज में होता है, वहां पर ये दोनों को एक टैंक में भर के, एक कंटेनर में भर के उसमें छेद कर दिया जाता है और इसको समुद्र के पानी में या डाल दिया जाता है, या उसमें पानी डाल दिया जाता है, तो एक लाल रंग की तीव्र प्रकाश निकलता है जिसका यूज किया जाता है सिग्नल की तरह। इसे बोला गया है होल्म्स सिग्नल। ठीक है, तो इस तरह से बाकी जो है बच्चों फास्फोरस, ठीक इसी तरह से PCl3 की अल्कोहल से अगर रिएक्शन पूछ ले तो क्या बनता है, तो ये 3 मोल हम जानते हैं हमेशा OH हटता है और ये बन जाएगा RCl, ठीक है, और प्लस H3PO, सॉरी ये बन जाएगा, मतलब 3 जो OH हैं वो जुड़ जाएंगे फास्फोरस से, ठीक है, और क्लोराइड Cl की जगह, तो ये बनता है H3PO3। और अगर आपसे पूछे PCl5 के साथ क्या होगा अल्कोहल की रिएक्शन, तो बनेगा RCl प्लस HCl प्लस POCl। एक तो ये 2 रिएक्शन है और याद रखनी है अल्कोहल के साथ, तो 1 मोल ही अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी PCl5 का स्ट्रक्चर में ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं। तो ये हमारा बचा हुआ नाइट्रोजन का पार्ट था, इसको हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। अब अगला जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम ऑक्सीजन ग्रुप लेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट